नमस्कार, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आप सभी की आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत है एग्जाम टाइम सीरीज, जिसमें हम राजनीति विज्ञान के सभी टॉपिक्स को रिवीजन के रूप में चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। और आज की एग्जाम टाइम सीरीज के 18वें वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लेकर के आए हैं राजनीतिक दल और दबाव समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्टों पर आधारित ये वीडियो, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जेएससी प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन, DSSB, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थी, टीजीटी, पीजीटी और नेट जेआरएफ परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें उनसे निवेदन है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट जारी रखने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और पढ़ते हैं राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो और पढ़ते हैं सबसे पहले राजनीतिक दलों के बारे में कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, इसके अर्थ, परिभाषा सभी के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो राजनीतिक दल का अर्थ ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है। ध्यान रखना है कि राजनीतिक दल निश्चित सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम का समर्थन करता है और उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। W.B. मुनरो ने लिखा है कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों का शासन लोकतंत्री शासन का ही दूसरा नाम है। जहां अनेक राजनीतिक दल नहीं रहे, वहां स्वतंत्र शासन कभी नहीं रहा है। अब दलीय प्रणाली के बारे में जानते हैं। तो दलीय प्रणाली को दो तरीके से विभाजित किया जा सकता है। एक है लोकतंत्रीय प्रणाली, दूसरी है गैर लोकतंत्रीय प्रणाली। जहां पे लोकतंत्रीय प्रणाली है वहां पर दलों के संख्या के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। पहला है एक दल प्रधान प्रणाली, दूसरी है दो दलीय प्रधान प्रणाली और तीसरी है बहुदलीय प्रणाली। और गैर लोकतांत्रिक प्रणाली में एक दलीय प्रणाली व्यवस्था देखने को मिलती है। जो बहुदलीय प्रणाली है उसके अंतर्गत दो भागों में उसको विभाजित किया जा सकता है। पहला है समान विचारधाराओं पर आधारित, दूसरी है अवसरवादिता पर आधारित राजनीतिक या दलीय प्रणाली। अब बात करते हैं लॉर्ड ब्राइस ने क्या स्पष्ट किया है राजनीतिक दलों के बारे में। लॉर्ड ब्राइस लिखते हैं कि राजनीतिक दल अनिवार्य हैं। कोई भी बड़ा देश उनके बिना नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति ने यह दिखाया है कि लोकतंत्र उनके बिना कैसे चल सकता है। हरमन फाइनर ने भी स्पष्ट करते हुए लिखा है कि दलों के बिना मतदाता या तो नपुंसक हो जाएंगे या तो विनाशकारी, जो ऐसी असंभव नीतियों का अनुमान करेंगे जिससे राजनीतिक यंत्र ध्वंस हो जाएंगे। वहीं प्रोफेसर लास्की कहते हैं कि राजनीतिक दल देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के सर्वश्रेष्ठ कवच हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लास्की महोदय का। आप सभी को इसे अच्छे से याद रखना है कि राजनीतिक दल जो हैं वो देश में अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ कवच है। मैरियट ने दलों को सरकार की पूरक संस्था कहा। यह भी स्टेटमेंट काफी अच्छा है और आप सभी लोग इसे भी याद रखें। मैरियट महोदय ने कहा है कि दलों को सरकार की पूरक संस्था, पूछा जा सकता है प्रश्न कि दलों को सरकार की पूरक संस्था किसने कहा है, तो मैरियट ने कहा है। किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्न तत्व आवश्यक हैं। कौन कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो दोस्तों, राजनीतिक दलों के निर्माण के लिए पहला आवश्यक तत्व है संगठन, दूसरा है मूलभूत सिद्धांतों की एकता, तीसरा है संवैधानिक उपायों का प्रयोग, चौथा है राष्ट्रीय हित की वृद्धि और पांचवा है सरकार निर्माण। सबसे प्रमुख कार्यों में अगर देखा जाए तो राजनीतिक दलों का सर्वप्रमुख कार्य होता है सरकार निर्माण। इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि राजनीतिक दल का सबसे बड़ा उद्देश्य होता है पुरानी सरकार को सत्ता से बेदखल कर अपनी नीतियों, कार्यक्रमों और सिद्धांतों को क्रियान्वयन के लिए नई सरकार का गठन करना। वाल्टर बेजहार्ट महोदय लिखते हैं, जब बड़े बड़े प्रश्न समाप्त हो जाते हैं तब छोटे छोटे दलों की शुरुआत होती है। अब दलीय प्रणाली से संबंधित सिद्धांतों पर नजर डालते हैं। तो पहला है लेनिन का सिद्धांत। लेनिन के सिद्धांत में क्या कहा गया है दलीय प्रणाली के बारे में? दलीय प्रणाली के बारे में लेनिन का सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित है। यह पूंजीपति और कामगार वर्गों के परस्पर विरोधी दलों की उत्पत्ति और उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। 1905 में लेनिन ने दलीय संगठन के सिद्धांत का निरूपण करते हुए लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किया। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान रखना है आप सभी को कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किसने किया?
तो लेनिन महोदय ने किया। कब किया? 1905 में किया। तो ये चीज आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसका तात्पर्य यह था कि दल का नेतृत्व कौन करेगा, इसका निर्णय चुनाव के द्वारा किया जाएगा। फिर यह नेतृत्व कामगार वर्ग के प्रति उत्तरदायी होगा और उपयुक्त सिद्ध न होने पर उसे पद से हटाया जा सकेगा। तो यह है लेनिन का सिद्धांत। आगे देखते हैं दोस्तों। वहीं लेनिन अपने सिद्धांत को स्पष्ट करते हुए आगे लिखते हैं कि पूंजीवाद समाज में साम्यवादी दल सत्तारूढ़ सरकार के विपक्ष की भूमिका निभाएगा। क्रांति के बाद जब साम्यवादी दल सत्ता संभाल लेगा तब वह सर्वहारा का अधिनायक तंत्र स्थापित करेगा। वहीं रॉबर्ट मिशेल्स जो जर्मन विचारक हैं, उनके प्रसिद्ध जर्मन समाजशास्त्री मिशेल्स ने अपनी रचना पॉलिटिकल पार्टीज 1911, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है, में गुटतंत्र के लौह नियम का विचार दिया। तो साथियों यहाँ पर दो प्रश्न आप सभी के लिए बन सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज पुस्तक के लेखक कौन है? तो रॉबर्ट मिशेल्स हैं। एक प्रश्न बनता है गुटतंत्र के लौह नियम का विचार किसने दिया है? तो रॉबर्ट मिशेल्स ने दिया है। तो ये ध्यान रखना है। और ये गुटतंत्र के लौह नियम का सिद्धांत जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को इस पर थोड़ा फोकस करके चलना है। रॉबर्ट मिशेल्स के अनुसार किसी भी संगठन के अंतर्गत सारी सत्ता अनिवार्यता इन्हें गिने लोगों के समूह में केंद्रित हो जाती है और यही समूह पूरे संगठन के नाम पर सारे महत्वपूर्ण निर्णय करता है। अतः व्यवहार में प्रत्येक संगठन गुटतंत्र का रूप धारण कर लेता है, जिसके इन्हें गिने सदस्य संपूर्ण सत्ता पर अपना नियंत्रण स्थापित करके स्वार्थ पूर्ति के लिए उसका उपयोग करते हैं। वहीं मॉरिस डुवर्जन ने लिखा है, फ्रांसीसी राजनीतिक वैज्ञानिक या विचारक डुवर्जन ने दलों का वर्गीकरण यूरोपीय दलीय प्रणाली के अध्ययन के आधार पर किया है। उनके अनुसार निर्वाचन प्रणालियों का दल पद्धतियों के क्रमिक विकास में महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है। डुवर्जन ने संरचनात्मक आधार पर 4 प्रकार के राजनीतिक दलों की पहचान की है। तो अब पूछा जा सकता है कि संरचनात्मक आधार पर राजनीतिक दलों का विभाजन किसने प्रस्तुत किया है? तो हो जाएगा डुवर्जन ने प्रस्तुत किया है। कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं? तो काकस दल, शाखा दल, प्रकोष्ठ दल और नागरिक सेना। काकस दल पर अगर नजर डालें तो यह विशिष्ट लोगों का दल है जो सदस्यों की गुणवत्ता पर बल देता है, संख्या पर नहीं। यह केवल चुनाव के समय सक्रिय होते हैं या प्रत्यक्ष एवं परोक्ष दोनों प्रकार का हो सकता है। दूसरा प्रकार है शाखा दल। ये निरंतर अपनी सदस्यता के विस्तार के लिए प्रयत्नशील होते हैं, ये सदैव सक्रिय होते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन और भारत के राजनीतिक दल। तीसरा है प्रकोष्ठ या जिसे कोशिका दल के नाम से भी जानते हैं। यह मुख्यतः समाजवादी दलों की देन है। इसका संगठनात्मक ढांचा कार्यस्थल के साथ जुड़ा रहता है। सेल यानी कोशिका के सदस्यों का दल के सदस्यों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्व होता है। सेल यानी कोशिका का विचारधारात्मक अभिविन्यास होता है और वह हर गुप्त कार्य का स्रोत होते हैं। फिर बात करते हैं जो चौथा प्रकार है नागरिक सेना या मिलिशिया। हिटलर के स्टॉर्म ट्रूपर्स तथा मुसोलिनी की फासिस्ट मिलिशिया इसके प्रमुख उदाहरण हैं। इनका संगठन सैन्य प्रणाली जैसा होता है। यह एक प्रकार से सत्तारूढ़ दल की गैर सरकारी सेना होती है जो देश के भीतर शत्रुओं से लड़ने और उन्हें समाप्त करने के लिए पर्याप्त होती है। फिर बात करते हैं सार्टोरी के सिद्धांत की। प्रसिद्ध इतालवी राजनीतिक वैज्ञानिक सार्टोरी ने अपनी प्रसिद्ध रचना पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस 1976 के अंतर्गत बहुदलीय प्रणालियों के विश्लेषण का एक ढांचा प्रस्तुत किया है। इसने बहुदलीय प्रणाली को 2 भागों में बांटा है। पहला है संयत बहुदलीय प्रणाली यानी मॉडरेट प्लुरलिस्ट सिस्टम और दूसरा है ध्रुवीकृत बहुदलीय प्रणाली यानी पोलराइज्ड सिस्टम। आगे देखते हैं दोस्तों संयत प्रणाली में दलों में वैचारिक विभाजन न्यूनतम होता है। यह प्रणाली नॉर्वे एवं नीदरलैंड में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? नॉर्वे और नीदरलैंड में। वहीं ध्रुवीय प्रणाली में दलों के मध्य वैचारिक आधार पर विभाजन पाया जाता है, जैसे फ्रांस, इटली और स्पेन। एंथनी डाउन्स ने चुनाव प्रतियोगिता के समस्त्री सिद्धांत का निरूपण किया था और इनके अनुसार राजनीतिक दल अधिकतम वोट बटोरने के साधन हैं। डाउन्स के इस विश्लेषणात्मक ढांचे को तर्कसंगत चयन ढांचा कहा जाता है। तो प्रश्न यहां से बन सकता है कि विश्लेषणात्मक ढांचे को तर्कसंगत चयन ढांचा कहा जाता है, उसके समर्थक या प्रतिपादक कौन है? तो वो होंगे एंथनी डाउन्स। सिगमंड न्यूमैन ने राजनीतिक दलों को 2 भागों में बांटा है। पहला है प्रतिनिधित्ववादी दल, दूसरा है एकीकृत दल। वहीं स्ट्राम के विश्लेषण के आधार पर दलों में 3 प्रकार का विभाजन किया गया है। पहला है नीति निर्माण करने वाले दल, दूसरा है मत प्राप्त करने वाले दल, तीसरा है कार्यालय प्राप्त करने वाले दल। वहीं पेनी बियानको का वर्गीकरण अगर देखें तो इन्होंने 2 प्रकार से दलों का विभाजन किया है, द मास ब्यूरोक्रेटिक पार्टी और दूसरा है इलेक्टोरल प्रोफेशनल पार्टी। कार्टज व मेयर ने
कार्टेल पार्टी की संकल्पना दी है और कार्टेल दल अर्थ होता है परंपरागत दल से भिन्न राज्य के एजेंट के रूप में किया जाता है। कैच ऑल पार्टी किरचाइमर के अनुसार वर्तमान समय में दलों के मध्य विभाजन समाप्त हो गया है, जैसा कि परंपरागत रूप में देखा जाता था। समकालीन समय में प्रत्येक दल सभी के मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, इसलिए दलों के मध्य वैचारिक विभाजन न्यूनतम होता जा रहा है। रॉबर्ट डहल, लिपसेट व डेनियल बेल के विचार भी कैच ऑल पार्टी से संबंधता रखते हैं। तो साथियों, कैच ऑल पार्टी क्या है, इसके बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यानी जब सभी राजनीतिक दल एक ही उद्देश्य हो, अधिकतम मत बटोरना, किसी भी राजनीतिक दल के वोट बैंक को अपनी ओर खींचना ही जो है वो कैच ऑल पार्टी संबंधता होती है। ला पालोम्बारा तथा मायरन बीनर द्वारा दल व्यवस्थाओं का वर्गीकरण इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया है। प्रतियोगी दल प्रणालियां, इस आधार पर दल पद्धतियां 4 प्रकार की मानी गई हैं। इसकी 4 प्रकार की उपश्रेणियां हैं। पहला है आधिपत्ययी वैचारिक दल पद्धतियां, दूसरा है आधिपत्ययी फल मूलक दल पद्धतियां, तीसरा है उलटनी वैचारिक दल पद्धतियां और चौथा है उलटनी फल मूलक दल पद्धतियां। वहीं अप्रतियोगी दल प्रणालियां, इसकी भी 3 श्रेणियों के रूप में इसे विभाजित किया गया है। पहला एक दल निरंकुशता पद्धति, दूसरा है एक दल बहुलवादी पद्धति, दूसरा है एक दल सर्वाधिकारी पद्धति। एक दलीय शासन, चीन, क्यूबा, घाना, जायरे, भूटान, मालदीव, म्यांमार आदि देशों में एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। द कन्वेंशन पीपुल्स पार्टी न्यूक्रूमा द्वारा घाना में, मोबुतु पॉपुलर मूवमेंट जायरे में, ड्रंक फ्यूनसम सोगपा पार्टी भूटान में, नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी 1988 म्यांमार में देखने को मिलती है। आगे दोस्तों, द्विदलीय व्यवस्था को अपनाने वाले देश अमेरिका, आयरलैंड, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, न्यूजीलैंड और कनाडा हैं। आप सभी लोगों के लिए एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पर है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएं कि अमेरिका में कौन कौन से 2 दल पाए जाते हैं। वहीं बहुदलीय प्रणाली के अंतर्गत बेल्जियम, नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस, इटली, स्पेन, वर्तमान पाकिस्तान, भारत और इजराइल। आप सभी लोगों को बता दें, भारत बहुदलीय नहीं, बहुदलीय शासन प्रणाली वाला, दलीय प्रणाली वाला देश है। जर्मनी में बहुदलीय व्यवस्था को विचारकों ने 2.5 दलीय व्यवस्था कहा है। एक दलीय प्रभुत्व शासन प्रणाली अपनाने वालों में भारत, जापान, मैक्सिको, स्वीडन, इटली और दक्षिण अफ्रीका है। जापान में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। वहीं मैक्सिको में पार्टेडो रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस के नाम से है। स्वीडन में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी है। इटली में क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी है। दक्षिण अफ्रीका में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है। तो साथियों, ये थे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं दबाव या हित समूहों के बारे में। तो प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो हित समूह मनुष्यों का एक ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए राजनीतिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं, परंतु वह स्वयं अपने सदस्यों को शासन के पदों पर स्थापित करने का प्रयास नहीं करते हैं। यह सबसे बड़ी विशेषता है कि जो ये दबाव प्रेशर ग्रुप या हित समूह जो होते हैं, ये डायरेक्टली शासन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली इनको जो है शासन को बहुत अच्छे से प्रभावित करने का ये कार्य करते हैं। जब कोई हित समूह अत्यधिक सक्रिय हो जाता है और अन्य समूहों के हितों को पीछे ढकेलकर अपने हितों की सिद्धि के लिए सरकार पर अपना दबाव बढ़ा देता है, तो उसे दबाव समूह कहते हैं। मायरन बीनर ने कहा है कि दबाव समूह व्यक्तियों का एक ऐसा ऐच्छिक समूह है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर होते हैं और जो सरकारी अधिकारियों की नियुक्ति, नामांकन, प्रशासन व नीति इत्यादि को अपने अनुसार प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। वहीं हरमन फाइनर दबाव समूहों से जुड़े हुए बहुत बड़े विचारक हैं और इनके स्टेटमेंट कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। तो हरमन फाइनर ने दबाव समूहों को अज्ञात साम्राज्य का निर्माण करते हैं। हरमन फाइनर ने कहा कि दबाव समूह जो हैं वो अज्ञात साम्राज्य का निर्माण करते हैं और दबाव समूहों को इन्होंने अज्ञात साम्राज्य के नाम से भी संबोधित किया है। आर्थर या बेंटली ने अपनी रचना द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट ए स्टडी ऑफ सोशल प्रेशर्स 1908 में हित समूहों का पहला व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया है। वहीं बेंटली राजनीतिक प्रक्रिया की मूलभूत समझ के लिए समूहों का अध्ययन आवश्यक है। बेंटली के अनुसार जहां समूहों का पर्याप्त महत्व है वहां सभी का महत्व है। ग्राहम वॉलास एवं नॉर्मन एंजिल ने भी समूहों के अध्ययन पर बल दिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद डेविड ट्रूमैन ने अपनी रचना द गवर्नमेंटल प्रोसेस, पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स एंड पब्लिक ओपिनियन 1951 में राजनीतिक प्रक्रिया में समूहों के अध्ययन पर बल दिया है। पहली बार समूहों का
अनुभविक अध्ययन रॉबर्ट डहल व नेल्सन पाल्सबाई ने किया है। रॉबर्ट डहल के अनुसार सभी सक्रिय व वैधानिक समूह नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करते हैं। दीर्घा या लाभी प्रचार यानी लॉबिंग क्या है? तो कई दबाव समूह अपने कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं के माध्यम से विधानमंडल के सभा कक्षों और दीर्घाओं की ओर से सदस्यों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, जिसे लॉबिंग कहते हैं। इसकी शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई। प्रश्न बन सकता है कि लॉबिंग की शुरुआत कहां से हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से हुई। और आपको बता दें, दबाव समूहों का सबसे ज्यादा प्रभाव अमेरिका में ही देखने को मिलता है। दोस्तों, अब नजर डालते हैं दबाव समूहों के वर्गीकरण पर। तो आमंड और पावेल के अनुसार, आमंड और पावेल ने दबाव समूहों के वर्गीकरण को प्रस्तुत करते हुए सबसे पहले प्रकार दिया है संस्थात्मक दबाव समूह। ये सरकार या संस्था के भाग होते हैं। ये तुलनात्मक रूप में ज्यादा अनौपचारिक संगठन होते हैं। ये अपने हितों की अभिव्यक्ति करने के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदायों के हितों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। नौकरशाही व सैन्य व्यवस्था के सदस्य इस दबाव समूह के भाग हैं। और दूसरा जो इन्होंने प्रकार दिया है समुदायात्मक दबाव समूह। इनकी मुख्य विशेषता विशिष्ट हितों की पूर्ति करना होता है। अपने आधुनिक परिवेश में प्रत्येक देश की राजनीति में सक्रिय दिखलाई देते हैं। इनमें प्रमुख हैं व्यापारियों के संगठन, श्रमिक संगठन, विद्यार्थी संगठन, शिक्षक संघ और कृषक संघ। तीसरा जो है वो है गैर समुदायात्मक दबाव समूह। वह अनौपचारिक रूप से अपने हितों की अभिव्यक्ति करते हैं। इनके संगठन संगठित नहीं होते हैं और इन्हें परंपरावादी गुट भी कहा जाता है। इन समूहों का जन्म जाति, धर्म या संप्रदाय के आधार पर होता है। चौथा जो रूप है वो है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। ये दबाव समूह अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अवैधानिक उपायों का भी प्रयोग करते हैं, जैसे जनसभा, पदयात्रा, रैली, हड़ताल, धरना, सत्याग्रह आदि। ये पूर्णतः अनौपचारिक होते हैं। वहीं कार्ल फ्रेडरिक ने दबाव समूहों का जो क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है उसमें सामान्य दबाव समूह और विशिष्ट दबाव समूहों के रूप में इनका विभाजन किया गया है। जीन ब्लैंडन के अनुसार जो दबाव समूह हैं उन्हें 3 प्रकार से विभाजित किया गया है। पहला है सांप्रदायिक दबाव समूह। इसके 2 उपवर्ग होते हैं। पहला है प्रथागत दबाव समूह, दूसरा है संघात्मक दबाव समूह। और जो दूसरा इनका वर्गीकरण है वो है संघीय दबाव समूह। इसके भी 2 उपवर्ग होते हैं। पहला है संरक्षणात्मक दबाव समूह और दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण अगर देखें तो इन्होंने दबाव समूहों का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हुए बताया है कि दबाव समूह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है परिस्थिति जन्य दबाव समूह और दूसरा है अभिवृत्ति जन्य दबाव समूह। परिस्थिति जन्य दबाव समूहों के बारे में नजर डालें तो ऐसे दबाव समूह अपने सदस्यों की रक्षा और सुधार से संबंधित होते हैं तथा प्रकृति से विशिष्ट होते हैं। वहीं अभिवृत्ति जन्य दबाव समूहों को अगर देखें तो ये कम से कम समय में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मोरिस डुवर्जर के अनुसार दबाव समूहों के प्रकारों पर अगर नजर डालें तो इन्होंने 2 प्रकार के दबाव समूहों की चर्चा की है। पहला है अनन्य दबाव समूह। ऐसे दबाव समूह जो सदैव कार्य करते हैं वे अनन्य दबाव समूह कहलाते हैं, जैसे साहचर्यात्मक दबाव समूह। दूसरा है आंशिक दबाव समूह। ये किसी विशेष समय पर दबाव का प्रयोग करते हैं। और डुवर्जर ने आभासी या कृत्रिम दबाव समूहों की भी चर्चा की है। दोस्तों, अब दबाव समूहों के सामान्य वर्गीकरण पर अगर नजर डालें तो पहला प्रकार होता है संकीर्ण या संरक्षणात्मक दबाव समूह। ये केवल अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते हैं। समुदायात्मक दबाव समूह इसी श्रेणी में आते हैं। दूसरा है उत्थानात्मक दबाव समूह। इन्हें अभिवृत्त्यात्मक दबाव समूह भी कहते हैं, जिनका उद्देश्य पूरे समाज के हितों की रक्षा करना है। तीसरा जो प्रकार है वो है आंतरिक दबाव समूह। ये शक्तिशाली दबाव समूह होते हैं जो सरकार तक सीधी पहुंच रखते हैं। वह सरकारी संस्थाओं में इनके प्रतिनिधि भी होते हैं, जैसे वाणिज्यिक संगठन। चौथा है बाध्य दबाव समूह। इन समूहों के प्रतिनिधि सरकार में नहीं होते हैं और ना ही इनसे परामर्श किया जाता है, जैसे शिक्षक संघ। अब दबाव समूहों को निर्धारित करने वाले कारकों पर नजर डालते हैं। तो पहला कारक है राजनीतिक संस्कृति, दूसरा है संस्थात्मक संरचना और तीसरा है दलीय संरचना। अब नजर डालते हैं नव बहुलवाद पर। इसके प्रतिपादक रॉबर्ट डहल व चार्ल्स लिंडब्लोम हैं। इन्होंने समाज में अन्य समूहों की तुलना में वाणिज्यिक संगठनों को ज्यादा महत्व दिया है। फिर बात करते हैं नव उदारवाद की। तो इसके मुख्य विचारक मैंकुर ओल्सन हैं। नव उदारवादी सामाजिक समूहों व संस्थाओं में विश्वास नहीं रखते हैं। इनके अनुसार व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति बाजारवादी व्यवस्था के माध्यम से करते सकते हैं।
जेके गालब्रेथ ने इन्हें प्रतिसंतुलनकारी शक्ति भी कहा है। अब साथियों, राजनीतिक दल और दबाव समूहों से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकों पर नजर डाल लेते हैं। तो बात करते हैं चार्ल्स ई लिंडब्लॉम की पुस्तकें। तो पहली पुस्तक इनकी है पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम 1977। वहीं मैंकोर ओल्सन की पुस्तक है द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन पब्लिक गुड्स एंड द थियरी ऑफ ग्रुप्स 1965। और दूसरी इनकी पुस्तक है द राइज एंड डिक्लाइन ऑफ नेशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, स्टैगफ्लेशन एंड सोशल रिजिडिटीज 1982। वहीं ग्राहम उलास की पुस्तक है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908 में प्रकाशित हुई। और कार्ल जे फ्रेडरिक की प्रसिद्ध पुस्तक है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी 1966। बीओके की पुस्तक है पॉलिटिक्स, पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स 1945। और हरमन फाइनर की पुस्तक जो है वो है गवर्नमेंट्स ऑफ ग्रेटर यूरोपियन पावर्स 1956। डॉक्टर बी बेनी की पुस्तक का नाम है द एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स 1959। वहीं लास्की की पुस्तक है द अमेरिकन डेमोक्रेसी, ए कमेंट्री एंड द इंटरप्रिटेशन 1948। मायरन बीनर की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है द पॉलिटिक्स ऑफ स्कैरसिटी 1964। तो साथियों, ये था आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है राजनीतिक दल और दबाव समूहों के बारे में, जो आप सभी की आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। और इस टॉपिक से टीजीटी, पीजीटी, एल्टीग्रेड, असिस्टेंट प्रोफेसर यानी जितनी भी परीक्षाओं में पॉलिटिकल साइंस पूछी जाती है वहां पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की फ्री ऑफकास्ट तैयारी के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।